नरेंद्र मोदी जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली और जो लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं हेट स्पीच के खिलाफ, जिन्होंने 2021 के अंदर जब धर्म संसद हुई थी और कथित तौर पर जो है उसको धर्म संसद कहा भी नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर जिस तरीके की यति नरसिंहानंद और तमाम लोगों ने जो हेट स्पीच दी थी और जिसको लेकर के कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नपुंसक तक कह दिया था, तो वो लड़ाई लड़ने वाले पत्रकार कुर्बान अली ये ऐसे पत्रकार नहीं है कि कोई फेमस होने के लिए या कोई जो है वो पॉपुलैरिटी पाने के लिए अपने आप को जो है वो खबरों में लाने के लिए कर रहा हो, ऐसा नहीं है। बहुत संजीदा पत्रकार हैं कुर्बान अली और बीबीसी सहित कई बड़ी संस्थाओं में काम कर चुके हैं और लगातार हेट स्पीच के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो प्रधानमंत्री भी हैं और इस वक्त में चुनाव भी लड़ रहे हैं, एक उम्मीदवार भी हैं, और उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया मुसलमानों को लेकर के, जो बात उन्होंने कही, घुसपैठियों तक जो है वो कह दिया गया और उसके बाद में कहा कि आपके जो मंगलसूत्र हैं वो भी नहीं छोड़े जाएंगे। तो ये सीधे तौर पर एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ जो है वो बातें कहना, ये कुर्बान अली कह रहे हैं। और वो एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हजरत निजामुद्दीन जो उनके पास का थाना है, वहां पर उन्होंने 3 पन्ने की जो एफआईआर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये 3 पन्ने की एफआईआर लेकर के वो वहां पर पहुंचे कि मेरी ये शिकायत है, मेरी एफआईआर है, आप इसको दर्ज करिए। लेकिन दिल्ली पुलिस के एसएचओ उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए, चाय मंगवा दी थाने के अंदर कि चाय पीजिए कुर्बान अली साहब, हम आपका सम्मान करते हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब लोग जानते हैं। कहा लेकिन मैं एफआईआर आपकी दर्ज नहीं कर पाऊंगा, आप चाय पीजिए, आप बताइए कि और आपकी क्या खिदमत में करूं, मैं वो खिदमत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी एफआईआर में दर्ज नहीं करा पाऊंगा। तो उसके बाद में कुर्बान अली ने कहा कि आप मेरी एफआईआर दर्ज करें चाहे ना करें, आपको मैं 1 दिन की मोहलत देता हूं, आप अपने सीनियर अधिकारियों से पूछ लें। ये बात एसएचओ ने भी कही कि मैं आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करा पाऊंगा, मैं अपने सीनियर अधिकारियों से पूछूंगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ मामला है। और आप जानते हैं वैसे भी दिल्ली पुलिस जो है वो किसके अंडर आती है? अमित शाह जी के अंडर आती है। अमित शाह जी आदेश देंगे कि प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर हो जाए। लेकिन कुर्बान अली यहीं पर नहीं रुके, वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने एसएचओ से कहा कि आप मेरी या तो एफआईआर दर्ज कर लीजिए, वरना मैं यहां से चला जाता हूं, इंतजार करूंगा आपका, और उसके बाद में मैं आगे कोर्ट की तैयारी करता हूं। और उसके बाद में कुर्बान अली वहां से आ गए वापसी, और उसके बाद में ये जो 3 पन्ने की एफआईआर आप देख रहे हैं, कुर्बान अली ने ये 3 पन्ने की एफआईआर एसएचओ को व्हाट्सएप पर भेज दी एक दस्तावेज के रूप में कि देखिए मैं एक शिकायत करता हूं, मैं एक शिकायत कर रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री लगातार चुनाव के अंदर हेट स्पीच का जो है वो लगातार सहारा ले रहे हैं वोटों को हासिल करने के लिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। और ये दस्तावेज, ये जो एफआईआर है, मैं दर्ज करवाना चाहता था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसको दर्ज नहीं किया। दरअसल क्या है कि कोर्ट में अगर आप सीधे पहुंच जाएंगे तो कोर्ट ये कहेगी कि आप थाने में गए थे, अपने नजदीकी थाने में, वहां पर आपने एफआईआर कराई क्या? तो इसलिए प्रोसेस के तहत वो जा रहे हैं। पुराने आदमी हैं, जानते सारी चीजों को, सुलझे हुए आदमी हैं, डरते नहीं है, दबंग आदमी है एक तरह से। दबंग मतलब कि काम करने में, वैसे कोई मार धाड़ में दबंग नहीं। और एक वक्त में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी इनके परिवार ने जो है डट करके मुकाबला किया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के आदमी, बहुत ऊपर के लेवल के आदमी हैं। तो कुर्बान अली जो है उन्होंने व्हाट्सएप पर ये 3 पेज की एफआईआर भेज दी, और व्हाट्सएप पर 3 पेज की एफआईआर भेज करके वो इंतजार कर रहे हैं कि या तो एसएचओ का कोई जवाब आ जाए। अगर एसएचओ का कोई जवाब नहीं आएगा तो उसके बाद में इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो मेरा कोर्ट लगता है पटियाला हाउस कोर्ट, उस पटियाला हाउस कोर्ट में मैं अपनी अर्जी लगाऊंगा, और पटियाला हाउस कोर्ट ने भी मेरी अर्जी को सुनने का काम नहीं किया तो फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट भी मैं पहुंचूंगा। तो इस बात को जो है कुर्बान अली ने कहा है। आप सोचिए कि देश में आज कितने लोग ऐसे हैं जो इस लेवल पर जाकर के लड़ाई लड़ सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। कुर्बान अली जैसे लोगों का, और ऐसे कामों के लिए वाकई कुर्बान करना पड़ता है अपने आप को।
ऐसी जो है वो कोई लड़ाई लड़ने के लिए जब चलता है तो पता नहीं चलता कि उसको क्या क्या कुर्बान करना पड़ सकता है। अपना काम, अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपना परिवार, पता नहीं क्या कुर्बान करना पड़ जाए। आप किससे टकराने के लिए जा रहे हैं? अब सत्ता के सबसे शीर्ष व्यक्ति से टकराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस शीर्ष व्यक्ति से टकरा वही व्यक्ति सकता है जो वो व्यक्ति अपने आप में पाक साफ है। और जो व्यक्ति अपने आप में पाक साफ नहीं है, जिसमें अपने आप में न जाने कितने झोल हैं, वो आदमी किससे क्या टकराएगा? वो आदमी तो कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। और ये कुर्बान अली, मैंने जैसे पहले कहा, कोई फेमस होने के लिए जो है वो ऐसे नहीं है कि टिकटॉक वाले आदमी हैं कि चलो देखो मोदी जी के खिलाफ एफआईआर कर दी। ये वो टिकटॉक वाले आदमी नहीं है, ये रील बनाने वाले आदमी नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीबीसी सहित कई अनेक संस्थाओं में काम किया है। और अब देखना यह है कि कुर्बान अली, इनकी जो एफआईआर में इन्होंने जो चीजें कही है, मैं आपको विस्तार से आपको बताने वाला हूं। लेकिन कुर्बान अली ने जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया है, और इसके बाद में कुर्बान अली को जो है वो अलग अलग कई शहरों से लगातार जो है वो इनको मदद मिल रही है। और कई शहरों में भी हो सकता है कि इसी तरह की एफआईआर करवाने के लिए ये एक साथ कई लोगों के साथ में आए और देश भर के अलग अलग शहरों में जो है वो इसको लेकर के एफआईआर दर्ज कराने को लेकर के अर्जी दाखिल की जाए। और जब ये खारिज हो जाएंगी तो फिर उसके बाद में आप समझते हैं कि जितनी ज्यादा एफआईआर की जो याचिकाएं वहां पर लगाई जाएंगी, जितने ज्यादा जो है वो एफआईआर करने के लिए शिकायतकर्ता अलग अलग देश के थानों में जाएंगे और वो एफआईआर वहां पर नहीं होगी, तो उतना केस और ज्यादा स्ट्रोंग होता हुआ चला जाएगा। इस बात को भी आप समझ सकते हैं। तो कुर्बान अली की तरफ से जो बातें कही गई है, उनके एफआईआर में जो बातें कही गई है, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका एफआईआर का जो पहला पन्ना है, इस पहले पन्ने को देखिए। बड़े गंभीर धाराओं के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है इन्होंने कहा कि 153A का उल्लंघन हुआ है, 153B का उल्लंघन हुआ है, 298, 504 और धारा 505 इनका जो है वो उल्लंघन किया है नरेंद्र मोदी ने। तो सीरियस क्राइम जो है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, गंभीर अपराध नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसीलिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के एसएचओ को 3 पेज का इन्होंने आवेदन पत्र अपना भेजा है। और अब इन्होंने कहा क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इन्होंने जो है वो नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के एसएचओ को लिखे अपने आवेदन पत्र में कुर्बान अली ने लिखा है कि 21 अप्रैल 2024 को राजस्थान के बांसवाड़ा में समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देने, ध्यान से सुनिए, इन्होंने अपने एफआईआर में जो लिखा है वो आपको बता रहा हूं, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयान देने और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वह शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं। समूहों के खिलाफ, यानी 2 समूहों के खिलाफ जो है वो 2 समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा कि मैं भारत के एक चिंतित नागरिक के रूप में आपको 21 अप्रैल 2024 के राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए भाषण की सामग्री के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिखने की स्वतंत्रता ले रहा हूं। तो पूरी जो लैंग्वेज होती है जिस तरीके की, उस तरीके की लैंग्वेज जो है वो इसमें आप देख सकते हैं। एक चुनाव प्रचार रैली के दौरान संबंधित राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उन्होंने ऐसा भाषण दिया जो समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देता है। उनका बयान राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है। इस प्रकार उनका भाषण भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153A, 153B, 298, धारा 504, धारा 505 के तहत अपराध के दायरे में आता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123A, 123A का 3A और 125 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। अपनी शिकायत वाले इस पत्र में कुर्बान अली ने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए प्रचार करते समय प्रधानमंत्री ने जानबूझ करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो मुस्लिमों को धार्मिक भावनाओं का अपमान करती है। कुर्बान अली मंगलवार शाम अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए
एक आवेदन पत्र लेकर के पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन जब वह उनकी शिकायत को रिसीव नहीं किया गया तो उन्होंने आवेदन को एसएचओ के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया। उन्होंने कहा कि अपने आवेदन की कॉपी दिल्ली पुलिस को आयुक्त को भी भेजी है। हालांकि यह साफ नहीं हुआ है कि उनके आवेदन को हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन ने स्वीकार किया है या नहीं। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो अभी जो मैं खबर बता रहा हूं आपको, अभी तक जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि एफआईआर अगर दर्ज नहीं होगी तो वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे, और अगर कोर्ट में भी, लोअर कोर्ट में भी अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दो बातों को आप समझिए, इस देश में और दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। एक तरीके के लोग ये हैं जिनको लग रहा है कि चलो ठीक है, अपना काम जैसे तैसे चल रहा है, करते रहें अपना काम, और अगर इस बीच में कहीं से कुछ मिल जाए दाम तो ले ले दाम और हो जाएगा फिर काम। तो एक तरीके के तो ये लोग हैं जो अपने काम में हैं, ठीक ठाक से उनको आप चुपचाप काम करने देंगे तो चुपचाप काम करते रहेंगे, उनको कुछ दाम दे देंगे तो और खुशी खुशी आपका काम करेंगे, आप जो बोलेंगे वो कर लेंगे। दूसरे तरीके के आदमी इस दुनिया में, इस देश में ऐसे भी हैं जो झुकने के लिए तैयार नहीं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने के लिए और हटने के लिए तैयार नहीं। जिन लोगों को लगता है कि दुनिया में, देश में, जिंदगी में जो कुछ हासिल हम कर सकते थे अपनी इस जिंदगी में वो कर लिया साहब, अब किसी बात की कोई परवाह नहीं है, अब तो जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो जो है वो कदम आगे बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। और कुछ लोग उनसे भी एक्स्ट्रा और ऊपर जाकर के ऐसे होते हैं जो ना जिंदगी देखते हैं, ना जवानी देखते हैं, ना बुढ़ापा देखते हैं। कुछ लोग तो जिनको लगता है कि नहीं भाई, अभी हमारा परिवार का वक्त है, अभी परिवार की जिम्मेदारियां हैं, थोड़ा परिवार की जिम्मेदारियों से फ्री हो ले फिर क्रांति करेंगे। लेकिन उनसे भी ऊपर कुछ लोग हुए हैं इस देश में जिनको आजादी के मतवाले कह सकते हैं आप, जिनको संविधान के रक्षक कह सकते हैं आप, जिनको इस देश का रक्षक कह सकते हैं और जिनको आप इंसानियत का रक्षक कह सकते हैं। कुछ लोग वो ऊपर वाली कैटेगरी के आते हैं। उन लोगों को ना पैसे से मतलब है, ना शोहरत से मतलब है, ना डर से फर्क पड़ता है, ना खौफ लगता है। उन लोगों को बस एक ही धुन है कि ये बात गलत है, ये बात नहीं होनी चाहिए। उनको ये भी नहीं है कि इसको लेकर के कोई बहुत जबरदस्त तरीके से, जो एक होता है कि आपने ये बात कह दी तो अब देख लो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, वो वाला भी एटीट्यूड उन लोगों के अंदर नहीं होता है। वो लोग कुछ इस प्रकार के होते हैं कि ठीक है, आपने बोल दिया, अब हम इसमें लड़ते हैं। बहुत सहज रह करके बहुत लंबी दूरी की दौड़ जो है वो लगाते हैं। आप अगर 100 मीटर दौड़ना चाहते हैं तो पूरी ताकत से आप दौड़ेंगे, हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको मैराथन दौड़ना है तो 100 मीटर की फराटा दौड़ से मैराथन पूरी नहीं की जा सकती। फिर एक सहज भाव से आपको दौड़ना होगा और सहज भाव से धीरे 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 अपनी एक गति बना करके रखना है और अपना स्टेमिना उसमें बचा करके रखना है कि जब लगे कि हां अब लक्ष्य बहुत पास में है, समय खत्म हो रहा है और इसको मैं अपना थोड़ी ताकत लगाऊंगा तो पूरी कर लूंगा, वो स्टेमिना आखिरी में बचा करके रखना है और उस स्टेमिना के साथ में आखिरी में उस लक्ष्य को जीता जाता है। तो कुर्बान अली साहब उन लोगों की लिस्ट में आते हैं। जितना जो है वो इनके बारे में पढ़ेंगे आप उतना कम है। और जैसे मैंने बताया कि पहली बार ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हो, इन्होंने उस केस के अंदर जो है वो बड़ी लड़ाई लड़ी जो कथित तौर पर एक धर्म संसद हरिद्वार में हुई, फिर उसके बाद दिल्ली में हुई, जब एक बाढ़ आ गई थी इस तरह की धर्म संसदों की और लगातार माहौल बनाया गया, दिल्ली के अंदर नारे लगे और उसके बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट के अंदर जो है वो वीडियो चलवाया और वो वीडियो चला करके कहा कि आपको ये दिख नहीं रहा है क्या क्या बोला जा रहा है, इसके अंदर किस किस तरह के नारे लग रहे हैं। और फिर उस वक्त में नपुंसक तक जो है वो कोर्ट ने करार दे दिया था। तो ऐसे लोग जो हैं वो एक चीज को जब लेकर के आगे बढ़ते हैं तो उसको एक मुकम्मल मुकाम पर पहुंचा करके ही दम लेते हैं। मुश्किल है,
नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप कहें कि ठीक है, मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं, मेरे अंदर कोई दाग नहीं है, मैं लड़ाई लड़ता हूं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। केवल ये दो ही चीज नहीं चाहिए कि आदमी बेदाग हो और आदमी हिम्मत वाला हो, केवल इतना ही नहीं, संयम भी चाहिए, साथ भी चाहिए। और संयम अगर रहेगा, साथ अगर मिलेगा, आदमी बेदाग है और हिम्मत वाला है, तब जाकर के आप कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि हां, जिससे आप टकरा रहे हैं उसको आप डाउन कर सकते हैं, जिससे आप टकरा रहे हैं उसको आप नीचे कर सकते हैं। तो अब देखने वाली बात यही रहेगी कि कुर्बान अली की इस लड़ाई में, इस मुहिम में कहां तक लोग जो उनका साथ देते हैं। कुर्बान अली को जिस तरीके से हाथ जोड़ करके एसएचओ ने, अब इसी से आप समझ लीजिए कि उनका कद क्या है। जब हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन का एसएचओ, जहां पर वो रहते हैं वहीं का स्थानीय एसएचओ, उनको पता है कि क्या कद है, क्या परिवार है, किस तरीके का रसूख है, वो पुलिस स्टेशन में बैठा करके चाय पिला करके और हाथ जोड़ करके मना करते हैं कि साहब मेरी इतनी हैसियत नहीं है। तो अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, पटियाला कोर्ट, और पटियाला कोर्ट से अगर बात नहीं मिली, राहत नहीं मिली, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। और इस बीच में देश भर में जो है वो कुर्बान अली लगातार लोगों के संपर्क में है, अपने जैसे लोगों के संपर्क में। वैसे अगर ये रहे कि केवल जो है वो 5000 एफआईआर दर्ज करवानी है और 5000 एफआईआर दर्ज अगर शाम तक हो गई तो नरेंद्र मोदी जो है वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे, तो एक मुहिम चलाई जाए। और हो सकता है कि देश में इतने लोग तो कम से कम अभी हैं कि 5000 एफआईआर तो शाम तक हो जाए, या 5000 एफआईआर ना होंगी तो थाने तक एफआईआर लेकर के जाई जाएंगी और उसके बाद वो कैंसिल हो जाएंगी और फिर जो सबूत चाहिए वो मिल जाएगा। तो फिर क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट कर लेगा इस काम को? नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ता है। जब आप इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर आपको प्रक्रिया भी बड़ी करनी पड़ेगी। तो अब कुर्बान अली अपनी कमर कस करके इस लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं और वो कह रहे कि मैं चिंतित हूं। उन्होंने कहा कि मुझे अचरज लगा जब प्रधानमंत्री ने ये कहा, और जब पहली बार मैंने सुना ये तो मुझे काफी देर लगी इस बात को हजम करने में कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। और वाकई मैं भी ये कह रहा हूं कि जिस वक्त में वो क्लिप पहली बार मैंने सुनी थी, एक गुस्सा और हंसी एक साथ आई मेरे। अब हो सकता है कि अलग अलग लोगों का रिएक्शन अलग अलग तरीके का रहा होगा, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैं बता रहा हूं, स्क्रीन पर शायद ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों चीजें लगी कि ये चुनाव में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी 400 पार की बात कर रहे थे, कुछ और बातें कर रहे थे, लग रहा था कि हाँ चुनाव कुछ मुद्दों पर टिकेगा, कुछ मुद्दों पर चलेगा। शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, होली, ये बातें बहुत हुई हैं, ईद, दिवाली, ये बातें बहुत हुई हैं, लेकिन अब लगा कि चलिए अब वो तीसरी बार मैदान में है तो कम से कम इस बार तो मुद्दों को लेकर के लड़ेंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा तो मुझे भी हंसी आई एक बार तो कि क्या हो गया, क्या वाकई जो है 400 पार नहीं हो रहा, इसीलिए नरेंद्र मोदी का ये जो है वो चुनाव में भाषा इस तरह की हो गई है। और उसके साथ साथ एक मतदाता के तौर पर निश्चित तौर पर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा अटपटा सा लगा कि ये गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मतलब मैं भी उस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं बहुत एक साधारण सा एक नागरिक हूं इस देश का, लेकिन अगर कोई मुझसे कह दे कि तुम्हें इस तरह से बोलना है, मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन पता नहीं नरेंद्र मोदी कैसे बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर, अब देखते हैं कि ये चीजें कहां तक आगे जाती हैं और कैसे जो है ये चीजें अब आगे बढ़ती हैं, और इसमें जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि अभी भी इस दौर में भी कुछ लोग हैं जो कैसे कैसे टिक जाते हैं। शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।